स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम सब लोग बायोलॉजी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। तो स्टार्टिंग में हम कुछ कनेक्टिव लिंक्स के बारे में 4-5 क्वेश्चन को लिखे हैं और उसके बाद में कुछ जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं। तो आइए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया है कि एनलिडा और मोलस्का, एनलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो जो न्यूपिलाइना होता है वो एनलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि न्यूपिलाइना के अंतर्गत एनलिडा और मोलस्का दोनों जीव जैसा कैरेक्टर देखने को मिलता है। इसीलिए न्यूपिलाइना को एनलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी कहा जाता है। न्यूपिलाइना को लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नंबर लिखा गया पेरिपेटस। तो जो पेरिपेटस जीव होता है वो एनलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि जो पेरिपेटस होता है उसमें कुछ लक्षण एनलिडा के मिलते हैं और कुछ लक्षण आर्थ्रोपोडा के देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया वायरस। तो जो वायरस होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो वायरस होता है वो सजीव और निर्जीव दोनों जैसा लक्षण शो करता है। इसीलिए हम सब लोग वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। इसी तरह जो यूग्लिना होता है, यूग्लिना एक प्रोटोजोन्स है जो पौधे और जंतु के बीच की कड़ी है। अगर सनलाइट उपस्थित है तो वह यूग्लिना प्लांट जैसा बिहेव करता है, लेकिन अगर सनलाइट नहीं मिल रहा है तो वह जंतु जैसा व्यवहार करता है। इसीलिए यूग्लिना को पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। इसी तरीके से जो आर्क्योप्टेरिक्स है, ये आर्क्योप्टेरिक्स जो है ये पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी है। तो यहाँ हमने 5 क्वेश्चन को जो इंक्लूड किया है, जैसे न्यूपिलाइना हो गया, पेरिपेटस है, वायरस है, यूग्लिना है, आर्क्योप्टेरिक्स है, ये सब अनेक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि ये किसके किसके बीच की कड़ी है। तो इसको हम सब लोग याद रखें कि न्यूपिलाइना एनलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है, पेरिपेटस एनलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है, जबकि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, यूग्लिना पौधे और जंतु के बीच की कड़ी है, आर्क्योप्टेरिक्स पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी है। तो ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन थे जो इन जीवों के बीच की कड़ी को दर्शा रहे हैं। 6 नंबर पे लिखा गया क्वेरिकस रूबर। तो जो क्वेरिकस रूबर पौधा होता है इससे कार्क प्राप्त किया जाता है, कार्क। और इस कार्क का जो प्रयोग है ये बोतलों की डाट बनाने में उपयोग किया जाता है। तो अगर ये पूछा जाए कि कार्क किस पौधे से प्राप्त किया जाता है तो क्वेरिकस रूबर। फिर अगर ये पूछा जाए कि बोतल की डाट किससे बनाई जाती है तो कार्क से बनाई जाएगी बोतल की डाट, लेकिन कार्क कहाँ से प्राप्त किया जाएगा तो क्वेरिकस रूबर से प्राप्त किया जाता है। 7 नंबर पे लिखा गया बेल्जर लार्वा पाया जाता है। तो बेल्जर लार्वा ये पाया जाता है मोलस्का में। मोलस्का जो संघ है उस संघ के अंतर्गत बेल्जर लार्वा पाया जाता है। तो ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा था कि बेल्जर लार्वा किस संघ के जीवों से संबंधित है, तो मोलस्का से संबंधित है। मोलस्का में फाइनली जैसे सीपिया होता है, घोंघा होता है, ये सब मोलस्का के अंतर्गत जीव आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया कि पल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। मतलब कि मोती किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो मोती प्राप्त किया जाता है पिंगटाटा वल्गैरिस से। मतलब कि जो सीपिया होती है उस सीपिया से मोती प्राप्त किया जाता है। तो उसकी कई सारी स्पीसीज होती हैं, कई सारी जातियां होती हैं। तो यहाँ पर जो पिंगटाटा वल्गैरिस लिखा गया है, इस पिंगटाटा वल्गैरिस से मोती प्राप्त किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे एक अदर स्पीसीज लिखा रहता है जिसे पिंगटाटा इंडिका लिखा जाता है। तो कभी कभार
पिंक टाटा इंडिका को लोग सही कर देते हैं, लेकिन वो ऑप्शन गलत होता है। पिंक टाटा वल्गैरिस, इससे क्या प्राप्त किया जाता है? मोती प्राप्त किया जाता है। तो ये डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि पिंक टाटा वल्गैरिस से क्या प्राप्त किया जाता है? तो मोती प्राप्त किया जाता है। मोती की माता नाम से जाना जाता है, तो मोती की माता के नाम से किसे जाना जाएगा? नेक्रे को जाना जाता है। स्पाइरुलिना बेसिकली एक एल्गा है। क्या है? एक शैवाल है स्पाइरुलिना। और इस स्पाइरुलिना में सबसे अधिक क्या पाई जाती है? तो प्रोटीन्स पाई जाती है। मतलब कि बहुत सारे एल्गी होते हैं और उस एल्गी में जो स्पाइरुलिना एल्गी है, इस स्पाइरुलिना में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन्स पाई जाती है। तो इसे एज फूड के रूप में यूज़ किया जाता है, भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लिखा गया कि पोरफायरा और क्लोरेला ये भोजन के उपयोग में आते हैं। नेक्स्ट लिखा गया कि इंक सैक इज फाउंड इन, स्याही थैली किस में पाया जाता है? इंक सैक या इंक सैक किस जीव में पाया जाता है? तो सीपिया में पाया जाता है। सीपिया को एक अदर नाम से जैसे बोला जाता है कटल फिश। तो अगर ये पूछा जाए कि कटल फिश किसे कहा जाता है, तो कटल फिश जो होता है ये सीपिया को कहा जाता है। कटल फिश ये एक उपनाम है, कटल फिश। तो अगर ये पूछा जाए कि कटल फिश किसे कहा जाता है, तो सीपिया को कहा जाता है, जो कि एक मोलस्का संघ से संबंधित जीव है। तो यहाँ सीपिया संबंध में कई सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो इंक सैक कहाँ पाई जाएगी? सीपिया में पाई जाएंगी। मोती की माता किसे कहा जाएगा? तो नेक्रे को कहा जाता है। जो मोती किससे प्राप्त किया जाता है? तो पिंक टाटा वल्गैरिस से प्राप्त किया जाता है। उसके आगे लिखा गया है कि लेमिनेरिया और फ्यूकस से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। ये जो लेमिनेरिया और फ्यूकस, इससे क्या प्राप्त किया जाएगा? आयोडीन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी जीन को क्या बोला जाता है? तो निफ जीन बोला जाता है। जैसे बहुत सारे एल्गी होते हैं तो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल सरफेस के अंदर फिक्स करने का काम करते हैं, ज़मीन में स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। तो उसमें पूछा जाता है कि वो कौन सी जीन होती है जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण की रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है। तो बेसिकली वो जीन्स को क्या बोला जाता है? निफ जीन बोला जाता है। तो जो निफ जीन होती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी जीन को क्या बोला जाएगा? निफ जीन बोला जाएगा। आगे लिखा गया कि सिफेल्यूरोस नामक कवक, सिफेल्यूरोस क्या है? तो एक कवक है, एक फंगस है। तो सिफेल्यूरोस नामक कवक चाय तथा कॉफ़ी के बगीचों में पत्तियों पर कीट रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है? कीट रोग उत्पन्न करता है। तो अगर ये पूछा जाए कि चाय और कॉफ़ी में जो कीट रोग उत्पन्न करने का कार्य करता है वो कौन सा कवक करता है? तो ये सिफेल्यूरोस करता है। वैसे कवक से तो बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया सिफेल्यूरोस नामक कवक से तो चाय और कॉफ़ी के बगीचों में पत्तियों पर कीट रोग उत्पन्न करता है। लेकिन कभी कभार ये पूछा जाता है कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये किससे होगा? तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होता है ये होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई से होता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो तो ये होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा होता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा। लेकिन अगर इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके द्वारा होगा? तो फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो तो फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेकिन अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा होता है। और अगर इसी में पूछा जाए कि रेड रॉड ऑफ शुगर केन, रेड रॉड ऑफ शुगर केन किसके द्वारा होता है? तो रेड रॉड ऑफ शुगर केन जो होता है वो कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है। तो रेड रॉड ऑफ शुगर केन कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है। और अगर इसी में एक दूसरा रूप पूछा जाए
कि जो टिक्का रोग होता है, टिक्का रोग किस पौधे से संबंधित होता है? तो टिक्का रोग जो संबंधित होता है वो मूंगफली से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? तो मूंगफली में कौन सा रोग होता है? टिक्का रोग होता है। और टिक्का रोग किस कवक के द्वारा होता है? तो उस कवक का नाम होता है सर्कोस्पोरा, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटाया। कौन सा कवक होता है? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटाया। तो टिक्का डिजीज अगर बेसिकली पूछा जाता है तो जो टिक्का रोग होता है, ये टिक्का रोग मूंगफली में होता है और किस कवक के द्वारा होता है? तो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटाया के द्वारा होता है। तो कवक से बहुत सारे रोग होते हैं, लेकिन हमने यहाँ 4-5 कवक के द्वारा होने वाले जो रोग थे उसे डिस्कस किए। वाष्पोत्सर्जन एक जैविक एवं क्रियात्मक इकाई है। वाष्पोत्सर्जन, तो वाष्पोत्सर्जन बेसिकली पौधों में होता है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब ये होता है कि पौधों के शरीर में जो एक्सेस अमाउंट में जो पानी होता है वो वाष्प के रूप में पौधे के शरीर से निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता था। तो वाष्पोत्सर्जन एक जैविक एवं क्रियात्मक इकाई है। एक थे कर्टिस नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने वाष्पोत्सर्जन को पौधों के लिए आवश्यक बुराई बताया था। अगर ये पूछा जाए कि ट्रांसपिरेशन को नेसेसरी इविल किसने कहा? तो कर्टिस ने कहा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ता जाएगा, साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन की रेट भी बढ़ता जाएगा। तो ट्रांसपिरेशन की रेट अगर बढ़ती जाएगी तो सॉइल सरफेस में पानी की कमी होती जाएगी। तो एक तरफ टेम्परेचर या सनलाइट पौधों के लिए अच्छा भी है और एक दूसरी क्रिया के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए कर्टिस महोदय ने क्या कहा कि जो ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, वो पौधों के लिए आवश्यक बुराई है। ऑर्गेन ऑफ बोजेनस, ये एक उत्सर्जी अंग है जो पाया जाता है मोलस्का में। तो अगर ये पूछा जाए कि मोलस्का का उत्सर्जी अंग को क्या कहा जाता है, तो ऑर्गेन ऑफ बोजेनस कहा जाएगा। आगे लिखा गया कि लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। अगर ये पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस की रेट सबसे अधिक किस लाइट में होती है, तो रेड लाइट में होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निकलने वाली ऑक्सीजन गैस पानी से प्राप्त होती है। जैसे जब आप फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है 6CO2 + 6H2O एरो करके यहाँ ग्लूकोज बनता है, उसके बाद में ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो ये जो ऑक्सीजन गैस निकलता है ये कहाँ से निकलेगा? तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जल के विखंडन से क्या निकलता है? ऑक्सीजन गैस निकलता है। यह बताने का काम सबसे पहले किसने किया था? तो रूबेन नामक साइंटिस्ट ने किया था। मतलब कि रूबेन नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन गैस निकलता है वो पानी का फोटोलाइसिस था, पानी के टूटने से ऑक्सीजन गैस इन्वॉल्व होता है एटमॉस्फेयर में। लास्ट में हार्मोन्स शब्द सर्वप्रथम बैलिस तथा स्टर्लिंग ने दिया था। अगर ये पूछा जाए कि हार्मोन्स शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, तो हार्मोन्स शब्द सर्वप्रथम बैलिस तथा स्टर्लिंग ने दिया था। बैलिस तथा स्टर्लिंग ने हार्मोन्स को एक केमिकल्स मैसेंजर कहा था, एक रासायनिक संदेशवाहक कहा था, जो पौधे और जंतुओं के शरीर में बहुत सारी क्रियाओं को संपन्न करता है। तो अगर ये पूछा जाए कि हार्मोन शब्द सर्वप्रथम बैलिस तथा स्टर्लिंग ने दिया, तो आज हम सब लोग कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस किए हैं। इसी तरीके से हम सब लोग और सारे नए नए क्वेश्चन को लाते रहेंगे। तो आप सभी लोग इस वन लाइनर क्वेश्चंस के जो आंसर हैं और इसको आप एक नोट्स बुक में लिखते रहिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल्स को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ नमस्कार।